हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज मैं लेकर आई हूं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार की प्रथम कविता मातृभूमि पार्ट 1 मातृभूमि। सबसे पहले हम लोग ये भी समझते हैं कि मल्हार क्या होता है। मल्हार बारिश के समय में गाया जाने वाला एक शास्त्रीय राग है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जब लोग वर्षा के समय में इस राग को गाते थे तो बारिश होती थी। आगे बढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है मातृभूमि। मातृभूमि यानी कि माँ के समान भूमि, माँ के समान ममतामयी भूमि। इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। ये देशभक्त थे और इन्होंने इस कविता की रचना उस समय की थी जब हमारा देश गुलाम था। इन्होंने कविता में भारत माँ की महिमा और सुंदरता का गुणगान किया है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। बगल में देखो हिमालय का चित्र दिया हुआ है। हिमालय की ऊंचाई, हमारे देश के उत्तरी सीमा में हिमालय है और हिमालय की ऊंचाई इतनी अधिक है कि देखने से ऐसा लगता है कि वो आकाश को चूम रहा हो। और हिमालय के नीचे सिंधु यहाँ पर कहा गया है महासागर को। सिंधु का मतलब होता है सागर या महासागर। यहाँ हिंद महासागर को कहा गया है, जो कि हिमालय के नीचे ऐसा प्रतीत होता है कि वह खुशी से हिमालय का चरण धोते हुए झूमता रहता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। यहाँ यमुन मतलब यमुना नदी से है, ठीक है। कभी कभी कविता में इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं जिससे कविता का लय बना रहे। गंगा यमुन त्रिवेणी, त्रिवेणी कहते हैं जहाँ 3 नदियों का संगम हो। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। वहाँ उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि ये तीनों नदियां उमंग के साथ हिलोरे खाते हुए कदम कदम पर सुंदरता के साथ फैली हुई है। यानी कि पग पग पर, कदम कदम पर इनकी सुंदरता निराली है। लहर का मतलब होता है हिलोरे खाना और छहर का मतलब होता है फैलना या बिखरना। तो यहाँ नदियां लहर रही है और सुंदरता के साथ वो बिखरी हुई है। यहाँ देखो 2 बच्चे हैं हाथ में झंडा लिए हुए। हमारे देश के हर बच्चों के दिल में देश के लिए मान होता है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि भारत की भूमि को पुण्य भूमि कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल से ही बहुत ही पुण्य के काम हुए हैं, दूसरों को उपकार करने के भी काम हुए हैं, इसीलिए कवि ने इसे पुण्य भूमि कहा है। स्वर्ण भूमि कहने का मतलब की धरती बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ पर अनाज के रूप में सोना पैदा होता है, इसीलिए उन्होंने अपनी धरती को स्वर्ण भूमि कहा है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जहाँ हमने जन्म लिया है वह हमारी जन्मभूमि होती है और ये भारत माता माँ के समान ममतामयी है और यहाँ हम जीवन यापन करते हैं, तो इसीलिए कवि ने भारत माता को मातृभूमि कहा है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। हमारे देश में अनेक पहाड़ियों से झरने झरते हैं। झरने कहाँ से निकलते हैं? पहाड़ियों के ऊपर से और नीचे की ओर गिरकर फैल जाते हैं। तो अनेक झरने यहाँ पर हमारे देश की सुंदरता को बिखेरते रहते हैं और यहाँ चिड़िया भी चहकती रहती है। कैसे? मस्त होकर, खुश होकर, क्योंकि उसे भी गर्व है अपने देश पर जहाँ वह झाड़ियों में आजादी से चहकती रहती है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। अमराइयाँ कहते हैं जहाँ पर ढेर सारे आम के पेड़ हो, यानी कि आमों का बागीचा। तो घनी यहाँ पर क्या है कि घनी घनी अमराइयाँ है, आम के उद्यान है, जहाँ पर खास करके तब जब आम के पेड़ के ऊपर मंजर लग जाते हैं तो कोयल अपनी मीठी ध्वनियों में
पुकारती रहती है, कू कू की आवाज करती रहती है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मलय पवन यह दक्षिण दिशा में मलय पर्वत है और वहां पर चंदन के बहुत सारे पेड़ हैं। तो जब दक्षिण की तरफ से हवा चलती है तो उसे कहते हैं मलय पवन। और चंदन की खुशबू लिए हुए ये शीतल, सुगंधित और स्वास्थ्यवर्धक हवा होती है, जो कि हमारे तन को तो संवारती ही है, यानी वो स्वास्थ्यवर्धक है, तो हमारे शरीर को भी संवारती है और हमारा मन भी खुश कर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि ने अपनी भूमि को धर्म भूमि कहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है और अपने धर्म के अनुसार कर्म कांड करने का अधिकार है। वह कर्म भूमि मेरी, यहाँ लोग जीवन यापन के लिए अपनी मर्जी से, अपनी आजादी से काम करते हैं, इसलिए कवि ने भारत देश को कर्म भूमि कहा है। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यहाँ जिस धरती पर हमने जन्म लिया और जो माँ के समान मेरी सुरक्षा करती हैं, रक्षा करती हैं, वह देश मेरा है, यह धरती मेरी है। कवि ऐसा कहते हैं अपने देश की महिमा का गान करते हुए। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। यहाँ पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, देवी देवताओं ने जन्म लिया। रघुपति यहाँ पर श्री राम से है, भगवान श्री राम का यहाँ जन्म हुआ, माता सीता का यहाँ जन्म हुआ और श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से यहाँ मधुर ध्वनियां सुनाई और साथ ही साथ पुनीत कहते हैं पवित्र, यानी उन्होंने गीता का उपदेश दिया। महाभारत के समय में जब लड़ाई हो रही थी तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। यहाँ गौतम कहा गया है महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने पूरे संसार को दया सिखाई, करुणा सिखाई, मानवता का पाठ पढ़ाया, जग को दिया दिखाया, यानी पूरे संसार को वो उस सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। यह हमारी युद्ध भूमि भी है। यहाँ अनेक प्रकार के युद्ध हुए। महाभारत, रामायण में राम और रावण के बीच का युद्ध आप लोग जरूर सुने होंगे। साथ ही साथ देश की आजादी के लिए अनेक प्रकार के युद्ध हुए और भी कई तरह के युद्ध हुए जो अपने देश की भलाई के लिए थे। युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, उससे सबको नुकसान ही होता है, लेकिन कभी कभी अपनी भलाई के लिए युद्ध करना भी जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए कवि ने अपने देश को युद्ध भूमि कहा है, क्योंकि यहाँ अनेकों युद्ध हुए हैं और यह बुद्ध भूमि है जहाँ पर बुद्ध ने मानवता का पाठ पढ़ाया। वह मातृभूमि है और वह जन्मभूमि है। कवि को गर्व हो रहा है कि यह मातृभूमि मेरी है, जहाँ माँ के समान मुझे ममता और उनकी सुरक्षा का आभास होता है, और यह जन्मभूमि मेरी है। हमें गर्व है कि हमने इस देश में जन्म लिया। कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ और कवि का परिचय भी आप परिचित हो गए होंगे। बढ़े चलो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये सब इनकी कुछ कविता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाना है। मैंने यहाँ पे टिक का निशान लगाया है, आपको तारा बनाना है। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो यहाँ सिंधु शब्द आया है हिंद महासागर के लिए। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसकी प्रशंसा की गई है? भारत की प्रशंसा की गई है, निश्चित रूप से की गई है। महापुरुषों की जय की गई है, ये भी की गई है। प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, बिल्कुल की गई है। वीरता का बखान किया गया है, ये भी किया गया है। तो अब आप सोचोगे कि चारों के चारों उत्तर सही है, तो मैं कौन सा दूं? लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि मुख्य रूप से कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है
अमराइया, कोयल से लेकर हिमालय, मलय पर्वत तक, उत्तर से दक्षिण तक, और उन्होंने प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की है। तो इसीलिए मुख्य रूप से भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आपको लगता है कि कविता पढ़ने से हमें समझ में आया कि सबसे ज्यादा कवि ने यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता की ही बात की है। यहाँ है शब्द और अर्थ। आपने कविता पढ़ा है, उसके आधार पर आप आसानी से इन शब्दों को अर्थ के साथ जोड़ पाओगे जिनसे आप परिचित हो चुके हो। इसीलिए आपको खुद करना है कि इसका अर्थ ढूंढकर और उसके साथ इसको मिलाना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। एक बार आप कविता पढ़ोगे तो आसानी से इसका उत्तर दे पाओगे। कोयल कहाँ रहती है? अमराइयों में। तनमन कौन संवारती है? मलय पवन। झरने कहाँ से झरते हैं? पहाड़ियों से। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? तो इसका उत्तर आपने दो पढ़ा है, एक तो बंसी का धुन, मधुर धुन, और दूसरा गीता का उपदेश। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? गौतम ने भारत देश का यश बढ़ाया, अपना देश का यश बढ़ाया। ठीक है, नदियां लहर रही है, पग पग छहर रही है। लहर का अर्थ होता है हिलोरा, मौज, उमंग, वेग और जोश। छहर का होता है बिखरना, छितराना, छिटकना और फैलना। तो यहाँ पर कविता पढ़कर पता लगाना है कि कहाँ कहाँ छटा छहर रही है और किसका पानी लहर रहा है। पहला का उत्तर होगा कि कदम कदम पर सुंदरता बिखर रही है, दियों का पानी लहर रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। ये मैं समझा चुकी हूँ कि कभी कभी कविता में इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं ताकि कविता लय में गाया जा सके। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसका उत्तर क्या होगा? मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। दूसरा है चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। इसका उत्तर क्या होगा? वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता के गीत गा रहे हैं। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। इसका उत्तर होगा यहाँ आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समूह में मिलकर चर्चा करने के लिए। इसके लिए क्या लिखा हुआ है? अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी? इसमें तीन तीन प्रश्न है, तो हमें ऐसा उत्तर लिखना होगा कि तीनों का अर्थ हमें मिल जाए। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि इस कविता की रचना तब हुई थी जब हमारा देश गुलाम था। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि कोयल लोगों को अपनी आवाज में स्वाधीनता के गीत गाने के लिए पुकार रही है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। तो इस यह पवन किसका तन मन संवारती है, वह यह कैसे करती है? तो मलय पवन में चंदन की खुशबू होती है जिससे वह हम सबका तन मन संवारती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही है। यहाँ पग दो बार आया है। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा हर पग या हर कदम। नीचे जितने भी शब्द दिए हुए हैं दो बार, तो आप भी यहाँ पर लिखोगे हर घर, हर घर या प्रत्येक घर। बाल बाल यानी कि हर बाल या प्रत्येक बाल। सांस सांस, हर सांस। देश देश, हर देश। पर्वत पर्वत, हर पर्वत। ठीक है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। इसी तरह से आपको ये सब शब्द लेकर भूमि जोड़कर और नए शब्द बनाने हैं। तप में यदि भूमि जोड़ते हैं तो तपोभूमि हो जाता है। उसके साथ देव भूमि, भारत भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि, कर्तव्य भूमि, मरुभूमि, मलय भूमि, मल्ल भूमि, यज्ञ भूमि। मल्ल का अर्थ भी युद्ध होता है। रंग भूमि, रण भूमि, सिद्ध भूमि। तो भूमि जोड़ करके आपको नए शब्द बनाने हैं।
जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। यहाँ दया और दिया में एक मात्रा का अंतर है, लेकिन उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। उसी तरह से आपको मैं ये पढ़ा चुकी हूँ कि दया का मतलब होता है करुणा, और दिया होता है जिसको जलाया जाता है, दीपक। तो इसी तरह से आपको खुद से सोचकर, जैसे घड़ा घड़ी, सिर्फ एक मात्रा के अंतर वाले शब्द चुनने हैं और उसको पाठ्य पुस्तिका में लिखना है। ठीक है। अब ये क और ख ये आपको करने के लिए है। आप इसको पढ़ोगे और ये एक्टिविटी है, आप खुद से करोगे। यहाँ वाद्यों के नाम है, यानी बजने वाले यंत्र का नाम है, उसको खोजकर गोल करना है। जैसे शहनाई, बांसुरी खोजोगे तो आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा अनेक। और यहाँ नाम लिखना है। यहाँ पर कुछ चित्र है, पहला अक्षर लिखा हुआ है, ये सब वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र है। आपको इसको ढूंढना है और फिर इसके नाम लिखने हैं। ये है पहेली, यानी कि कुछ अक्षर हैं, इनको सही करके लिखना है। ये उल्टे पुल्टे हैं तो महासागर, हिमालय, गंगा, भीतर, कोयल, यहाँ आप लगा सकते हो मात्रा भी, पवन। ठीक है। तो आपने कविता का अर्थ समझा और प्रश्नोत्तर को पूरा किया। आपको यदि मुझसे पढ़ना अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक का बटन दबाना, ताकि आपको आगे भी प्रत्येक पाठ का विश्लेषण और प्रश्नोत्तर मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।